आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के चैप्टर 11। चैप्टर 11 आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 11 का आज ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाइए, तो हम जल्दी जल्दी, आप लोग को जितनी जल्दी है उससे ज्यादा हमको जल्दी है। हमको ज्यादा जल्दी कंप्लीट करवा कर पेपर 1 और पेपर 2 भी हमको कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग जितनी जल्दी में है उससे ज्यादा जल्दी में हम हैं, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जाएगा। अब आपकी क्लासेस जो होगी वो एकदम रेगुलर होगी और हर रोज क्लासेस होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें भाग ये 5 है, भाग 4 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। भारत पर विदेशी आक्रमण में क्या क्या पढ़ा था? ISPK और इंडो ग्रीक शक, पहलो कुषाण। कुषाण में एक जो प्रतापी शासक था, ये कुषाण का जो सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, उसके बारे में पढ़ लिए थे। और कुषाण धीरे धीरे अब कनिष्क के बाद कमजोर होता चला गया और इस कुषाणों का जो अंत है वो गुप्त शासकों द्वारा किया जाएगा। तो इससे अगला वाला चैप्टर में गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। तो उसमें हम लोग ये कुषाण वंश का अंत किसने किया, अंत कैसे हुआ, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और देखिए, गुप्तों ने सिर्फ कुषाण वंश का ही अंत नहीं किया, ये गुप्त जो थे वो तो आपको पता है, बताया भी है कि कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। जब तक कनिष्क था, सामंत के मतलब भी समझाए थे। सामंत छोटे छोटे राजा होते थे और इसका एक बड़ा सा जो राजा होता था वो राजाधिराज होता था, यानी कि बड़ा सा राजा था। जो कुषाण थे इसके बहुत सारे छोटे छोटे सामंत थे, तो उसी में से एक गुप्त वंश भी था। उसमें से वो कौन था? गुप्त वंश। जब ये कनिष्क के बाद कुषाण वंश कमजोर होने लगा तो ये क्या हुए? सामंत क्या हुए? बड़े होने लगे। सामंत क्या होने लगे? बड़ा होने लगा। और सामंत ने, यानी कि इसके सामंत गुप्त वंश ने ही ये कुषाण का भी अंत कर दिया। पहलव भी कुछ क्षेत्र में बचे हुए इनका भी फाइल सफाया कर दिया। शकों का, इंडो ग्रीक सबका काम खत्म कर देंगे ये। तो अगले चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें बचा क्या था। कनिष्क ने एक कैलेंडर जारी किया था, एक कैलेंडर जिसको शक संवत कहते हैं, और एक विक्रम संवत होता है और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। तीनों में अंतर क्या होता है, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं उन कैलेंडर को, अंतर कैसे होता है, थोड़ा सा कैलेंडर का अंतर पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत, विक्रम संवत जो कि 57 ईसा पूर्व में, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में। और उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन, तो ग्रेगोरियन वाला 0 माना जाता है। और उसके बाद जो शक माना जाता है, शक समूह, अठहत्तर ईस्वी। ये क्या होता है? 78 ईस्वी। देखिए, इसको BC बोलते हैं और इसको AD बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं। अब देखिए समझिए, विक्रम संवत जो था, और देखिए ये माना जाता है ईसा मसीह के जन्म के समय, यानी कि ईसा मसीह के, ईसा के जन्म के समय समझ लीजिए, जन्म, ईसा जन्म, ईसा मसीह के जन्म के समय 0 माना जाता है। अब देखिए कैलेंडर में यह अंतर क्या होता है, तीनों कैलेंडर अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत हुई विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व में। इस विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व में। अब देखिए, ये जो हम समझा रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी ज्यादा प्रचलित में कौन है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो ज्यादा प्रचलित है। अब देखिए, ये विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में, और ये शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। ये कनिष्क ने शुरू किया था। कनिष्क जब राजारोहण करवाया तो राजारोहण के समय ही एक कैलेंडर जारी किया जिसको शक संवत का नाम दिया, जिसका नाम क्या दिया? शक संवत। और उस समय से इस कैलेंडर को 0 माना कि ये 0 ईस्वी है, और एक साल बाद 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ही, मतलब वहां से ये 0 माना। वहां से क्या माना? ये 0 ईस्वी नहीं, 0 माना। ये कैलेंडर को क्या माना? 0। यहां से अब शुरू हो रहा है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें क्या करना होता है, अब जोड़ना होता है। समझिए कि ये ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले ये शुरुआत हो गई, और ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद ये शुरुआत हो गई। तो अगर आपसे हम पूछ लिया जाए, अगर हम पूछेंगे कि 2020 में, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 2020 के अनुसार, ये जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2020 हो रहा है तो ये शक संवत में कितना साल होगा? 2020 जब ग्रेगोरियन कैलेंडर में हो रहा है तो शक संवत में कितना साल होगा? तो क्या करेंगे, 78 साल ये बाद में शुरुआत हुआ है ना, इससे देखिए तो 78 साल बाद में शुरुआत हुआ है ना, तो 78 साल क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 78 साल क्या करेंगे, इसमें से ग्रेगोरियन में से घटा देंगे। तो ग्रेगोरियन में जब 78 साल इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? देखिए, तो 78 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर देखिए 78 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा,
यहाँ पर 2942 आ रहा है, यानी कि 29, अभी 2000 चल रहा है इसमें ना, यहाँ पर ये 2900 नहीं 1900 हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा 2900 बोल रहे हैं। यहाँ 1900 ज्यादा ही हो जाता है इससे 1000 साल ज्यादा ही हो जाता है, 1000 साल ज्यादा नहीं होगा। 1942, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर 2020 चल रहा है तो ये शक संवत में कब चल रहा होगा? 1942 चल रहा है। अगर जिस समय 2020 अगर 22 चल रहा होगा, अभी 2022 चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2022 चल रहा है, तो इसमें कितना होगा? 1944 चल रहा होगा। कब चल रहा होगा? 1944। यही विक्रम संवत की बात करें तो उसमें कब चल रहा होगा? 57 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो इसमें 57 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये बाद में स्टार्ट हुआ तो 78 साल घटा दिए, ये पहले ही स्टार्ट हो गया, यानी 57 साल पहले ही शुरू हो गया था, तो 57 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2022 वाला निकाल रहे हैं, समझिए कि 2022 में ये विक्रम संवत का कौन सा साल होगा, तो इसमें जोड़ देंगे 7 2 9 5 2 7 और 2 2079 चल रहा है। समझिए अभी 2022 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो विक्रम संवत में चल रहा है 2079, और यही शक संवत की बात करें तो ये 1944 चल रहा है। देखिए कितना अंतर हो गया। ये विक्रम संवत है, ये ग्रेगोरियन है, और ये शक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको शक संवत निकालना होगा तो ग्रेगोरियन में कितना जोड़ना पड़ेगा? 78, अगर निकालना सॉरी घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर विक्रम संवत निकालना है तो इसमें 57 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। हमने तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर एक बार और इसको वीडियो को पीछे करके और देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आपको ये समझाना है गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। देखिए इस गंधार और मथुरा कला शैली पर भी एक वीडियो, फुल वीडियो बनाकर आपको इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करके पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा बता देते हैं। गंधार कला शैली, और ये यहाँ पर दिखाई देगा ना, हाँ दिखाई देगा, गंधार कला शैली। ये कला शैली का मतलब होता है यहाँ पर गंधार में मूर्ति निर्माण कला, गंधार में ये मिला देते हैं, गंधार में मूर्ति निर्माण कला का जो शुरुआत हुआ था, गंधार वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो मूर्ति निर्माण कला की शुरुआत हुआ था, इसको गंधार कला शैली बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता था। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को इसको इंडो ग्रीक कला शैली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंडो ग्रीक कला शैली यूनानी पद्धति पर आधारित है, इंडो ग्रीक कला शैली। अब इसमें मूर्तियां कैसी बनाई जाती थी? सेम टू सेम वैसे, जैसे कि सचित्र एकदम, जैसे मतलब जैसे कोई होता था, जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, जैसे महात्मा बुद्ध थे वैसे ही मूर्ति बनाया जाता था, ये सब समझ लीजिए। वैसे ये कहाँ पर? ये गंधार में। और इसका संरक्षण शकों ने किया था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका संरक्षण यानी इसको बढ़ावा किसने दिया? शक शासक, उसके बाद कौन? कुषाणों ने। कुषाण और शक दोनों ने इसको बढ़ावा दिया था, कुषाणों ने भी, और कुषाण में कनिष्क ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था इसको। किसको? इस कला शैली को। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और जहां पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण होगा, बताइए उसको बढ़ावा नहीं देगा। और ये इसी के क्षेत्र में था ना, ये अपने पेशावर को राजधानी बनाया था, कौन? कनिष्क, तो इसको बढ़ावा देना ही था। अब एक जो मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। अब देखिए मथुरा में जो उत्पन्न हुआ एक कला शैली, उसको मथुरा कला शैली के नाम से जानते हैं, मथुरा कला शैली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों धर्म की मूर्तियों का निर्माण होता था। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की मूर्ति का भी निर्माण होता था, बौद्ध धर्म की, और उसके बाद जैन धर्म की यानी महावीर की भी मूर्ति बनता था, और उसके बाद जैन धर्म के बाद ब्राह्मण धर्म की भी मूर्तियों का क्या होता था? निर्माण होता था। यानी तीनों धर्म की मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण होता था। कहाँ पर? मथुरा कला शैली में। लाल बलुआ पत्थर से, ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर का इस्तेमाल ध्यान रखिए। अब देखिए ज्यादा कुछ में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना समझिए गंधार में जो उत्पन्न हुआ कला शैली, यानी गंधार में जो मूर्तियां बनाई जाती थी ना, उसको गंधार कला शैली बोलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण होता था, और संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण, ये दोनों वंश ने इसका संरक्षण किया। संरक्षण मतलब इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। मथुरा कला शैली जो मथुरा में उत्पन्न हुई कला शैली, उसको मथुरा कला शैली बोलते हैं। यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण होता था, इसीलिए कला शैली बोलते हैं। और यहाँ पर तीनों धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ, और यहाँ पर कनिष्क ने इसका सबसे ज्यादा ये फेमस हुआ कनिष्क के समय, ध्यान रखिएगा।
कनिष्क, यानी कुषाणों ने इसका क्या किया, समर्थन किया। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसके बारे में जानना है। एक पूरा डिटेल वीडियो बनाकर इसको समझा देंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हम लोग आए, इसको चैप्टर को जल्दी खत्म करना है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका क्या करेंगे अब, इसके बाद हम लोग, ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका अब हम लोग बात करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। किस ग्रंथ में नागसेन एवं मीनांडर के बीच बातचीत का वर्णन है? कौन से ग्रंथ में है? महाभाष्य में, मिलिंद पनह में, त्रिपिटक में, मालविकाग्निमित्रम में है। किसमें? नागसेन कौन थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म मानते थे। और मीनांडर कौन था? ये इंडो ग्रीक था। इंडो ग्रीक का दूसरा जो राजा था मीनांडर था। इसने बौद्ध धर्म को क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इसने आया था भारत में तो बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इन दोनों के बीच एक बातचीत हुआ। उसके बाद एक किताब, जो एक किताब की रचना हुई, उस किताब का क्या नाम है? तो उसका नाम है मिलिंद पनह। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पनह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है यहाँ पर, इंडो ग्रीक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इंडो ग्रीक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये तोसली, कश्मीर, पुष्पुर या साकल। यानी कि जो इंडो ग्रीक आए थे भारत में, इंडो ग्रीक, वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? आपको पता है कि भारत के इसी क्षेत्र में ये रह गए थे और यहीं पर अपना राजधानी कहाँ बनाया? साकल, यानी कि सियालकोट। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? सियालकोट पाकिस्तान में है। सियालकोट, ध्यान रखिएगा, सियालकोट पाकिस्तान में। तो इंडो ग्रीक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सियालकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शक वंश की कितनी शाखाएं भारत में आई थी? 5, 4, 2 या 6? तो शक वंश की कुल 5 शाखाएं भारत में आई थी। शक वंश की कितनी शाखाएं भारत में आई थी? कुल 5 को शाखा भारत में एंट्री किया था। अब देखिए, शक ये आए कहाँ से? तो मुख्य रूप से सीरिया से आए थे। ध्यान रखिएगा, शक मुख्य रूप से सीरिया से आए थे। सीरिया से आए थे, इनकी 5 शाखाएं आई थी। और जो बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा होते हुए आए थे ये। ध्यान रखिएगा, बोलन दर्रा। और दर्रा मतलब क्या होता है ये भी हम समझाते बहुत अच्छा से। दर्रा क्या होता है? पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया और ये पहाड़ हो गया। पहाड़ के बीच में जो खाली रास्ता बच जाता है धंसने के कारण, पहाड़ों के धंसने के कारण जो बीच में रास्ता बन जाता है, उसको दर्रा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दर्रा उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्रोत में शक वंश को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय जो स्रोत है, यूची, सिथियन, आंध्र, सतवाहन या यूनानी। तो ये भारतीय जो स्रोत है, भारत में जो स्रोत लिखा गया है कि शक भारत में एंट्री हुआ था, तो भारतीय स्रोत में उनको सिथियन नाम से कहा जाता है कि सिथियन। हम लोग उसको शक पढ़ते हैं अभी ना, तो भारतीय स्रोतों में उनको क्या कहा गया? सिथियन लिखा गया। जहाँ पर लिखना होता था ये कि सिथियन आए थे, सिथियन ने ये किया, सिथियन ने वो किया। जैसे हम लोग बोले शक की 5 को शाखाएं भारत में आई थी, तो वो लोग क्या लिखे? तो भारतीय स्रोतों में इसका क्या वर्णन मिलता है? सिथियन की क्या मिलता है? सिथियन की 5 शाखाएं भारत में आई थी। सिथियन उनका नाम था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है, नहपान कहाँ का शासक था? नहपान जो था वो कहाँ का शासक था? ये आपको पता है कि शक शासक था। शक शासक है तो आपको पता ही है। नासिक, तक्षशिला, कंधार या मथुरा। तो जो नहपान था वो शासक जो था वो नासिक का था। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का शासक था? नासिक था। ये लड़ाई किससे किया था? एक लड़ाई किया था ना गौतमीपुत्र सतकर्णी। किससे किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी से। देखिए भारत का मैप अच्छा से नहीं बन पा रहा है। गौतमीपुत्र सतकर्णी से किया था ये लड़ाई कैसे किया था? यहाँ से गौतमीपुत्र सतकर्णी आंध्र सतवाहन वंश का था। तो इसने नहपान को हराया और एक सिक्का चलाया, जो कि सिक्का अभी भी जोगल थम्बी से 8000 सिक्कों की संख्या मिली है। एक तरफ जो सिक्का पर है नहपान है और दूसरी तरफ उसी सिक्का पर है ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जीता हुआ मुद्रा में, यानी जीता हुआ खड़ा है, लग रहा है कि जीता हुआ है। और नहपान ऐसे चित्र बनाया गया, नहपान का लग रहा है कि नहपान हारा हुआ है, जिससे ये माना जाता है कि नहपान हार गया था और गौतमीपुत्र सतकर्णी जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक ही, तो बताइए क्या थे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नासिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, ये तो पता ही होगा, सम्राट अशोक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्रदामन या पुष्यमित्र शुंग। तो ये संबंधित है रुद्रदामन से, ध्यान रखिए किससे संबंधित है, रुद्रदामन से। रुद्रदामन एक शासक था, ये जूनागढ़ वाले क्षेत्र में था, ये जूनागढ़ वाले क्षेत्र में था। और यहाँ पर इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि इसने एक झील का, सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण करवाया था, और उस वहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया था जिसको जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं, या इस अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गिरनार अभिलेख। अब ये शुद्ध संस्कृत में था, ध्यान रखिएगा, शुद्ध संस्कृत में था। और इस पर किसका वर्णन था, ये रुद्रदामन अपना नाम लिखवाया था, और ये मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम लिखवाया था। ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन मैं इसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। और इसके बाद इसी अभिलेख पर एक और नाम मिलता है जिसका नाम मिलता है स्कंदगुप्त। वो बाद में स्कंदगुप्त ने भी इसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, उस पर अपना नाम क्या लिखवाया, स्कंदगुप्त। इस पर 3 राजाओं का, स्कंदगुप्त, इस पर 3 राजाओं का वर्णन मिलता है, किस पर, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पौलव वंश का मूल निवास स्थान कहाँ था। देखिए हम तो ये मानते हैं कि पौलव वंश जो आए थे वो मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे, लेकिन पौलव वंश मध्य एशिया में भी पूछ दिया जाएगा कहाँ से आए थे। तो पौलव वंश जो थे वो मध्य एशिया में ईरान वाले क्षेत्र से आए थे, ध्यान रखिएगा, ईरान, ये ऑप्शन ना बोले यूनान, इराक, सीरिया रहेगा तो ये ईरान वाले क्षेत्र से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ना रहेगा, अगर मध्य एशिया ऑप्शन में रहा तो मध्य एशिया हो जाएगा, अगर ईरान रहा तो ईरान होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखिए एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इतना बात समझ लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें छूट नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश को और किस नाम से जाना जाता है, यूची, वर्धन वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश। ये तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, यूची कबीला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश जब मध्य एशिया वाले क्षेत्र में थे, इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र थे, यूची के नाम से जाना जाता था। जब भारत में आए तो इनको कुषाण के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य। तो ये जो आपको पता है कनिष्क ने क्या किया था, 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा 78, जब ये अपना राज्यारोहण करवाया उसी साल करवाया, चालू करवाया शक संवत, शक संवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है। हम बताए भी थे शक संवत का जो अंतिम महीना है, संवत के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो अंतिम महीना है कौन बताए थे, फागुन, आषाढ़, चैत, श्रावण, कौन सा होता है सबसे जो अंतिम महीना, तो इसका आंसर हो जाएगा फागुन। यानी कि होली के बाद शक संवत का नया साल शुरू होता है, होली के बाद, अब होली आने वाला है तो होली के बाद शक संवत का, यानी कि फागुन में होली के बाद ही शक संवत का, होली ही होता है, समझ लीजिए शक संवत का अंतिम साल, अंतिम जो महीना होता है होली होता है, यानी कि फागुन, फागुन में ही होली होता है, उसी को बोलते हैं। तो और इसका प्रारंभिक जो महीना होता है, शक संवत का प्रारंभिक महीना वो चैत होता है, फागुन के बाद क्या आता है, चैत। चलिए हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया हो।